नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ तृतीय के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के संबंध में। सार्क, जिसका फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सबसे पहले नवंबर 1980 में सामने आया था। तब 7 संस्थापक देशों अर्थात बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना। इस संगठन का मुख्यालय और सचिवालय नेपाल के काठमांडू में अवस्थित है। वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश भी हैं: ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। सार्क की स्थापना के समय से ही सार्क के कुछ उद्देश्य निश्चित किए गए, जैसे दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना और उनकी क्षमताओं का आकलन करना, दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, उसे मजबूत करना, एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना, अन्य विकासशील देशों के साथ भी सहयोग को मजबूत बनाना, समान हित वालों मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ समान उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के साथ सहयोग करना। साथ ही सार्क के फ्रेमवर्क के तहत जो सहयोग विकसित किया जाएगा वो विभिन्न सिद्धांतों पर भी आधारित होगा, जैसे संप्रभु, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। इस तरह क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प न होकर उसका एक पूरक होगा। सार्क का कार्यक्षेत्र व्यापक है, जिसमें मानव संसाधन विकास, पर्यटन, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा, बायोटेक्नोलॉजी, आर्थिक व्यापार, वित्त, सामाजिक मुद्दे, सूचना, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा, संस्कृति और अन्य सभी विभिन्न मुद्दों को इसमें सम्मिलित किया गया है। सार्क के विभिन्न अंग हैं, जैसे राष्ट्रीय सरकार के प्रमुखों की बैठक होती है जो आमतौर पर वार्षिक आधार पर शिखर सम्मेलन स्तर पर आयोजित की जाती है। विदेश सचिवों की स्थायी समिति है जो संपूर्ण निगरानी और समन्वय स्थापित करती है, प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है, संसाधनों को संगठित करती है और परियोजना और वित्त पोषण को मंजूरी आदि देने का कार्य करती है। सार्क का अपना एक सचिवालय है जिसकी स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में की गई थी। इस सचिवालय की भूमिका संगठन की गतिविधियों में क्रियान्वयन हेतु समन्वय और निगरानी, एसोसिएशन की बैठकों से संबंधित सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सार्क के मध्य संचार चैनल के रूप में कार्य करना है। इसके सचिवालय में महासचिव, 7 निर्देशक, सामान्य सेवा कर्मचारी शामिल हैं। सार्क के कुछ विशेष निकाय भी हैं, जैसे सार्क विकास कोष, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र में सहयोग आधारित परियोजनाओं का वित्त पोषण है, जैसे गरीबी उन्मूलन, विकास आदि। एसडीएफ का शासन सदस्य देश के वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों से गठित एक बोर्ड के द्वारा किया जाता है। दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय भारत में अवस्थित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री और प्रमाण पत्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई संबंधित डिग्री और प्रमाण पत्र के समान ही होती हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन भी है जिसका सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त एक सार्क मध्यस्थता परिषद भी है जो पाकिस्तान में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। ये वाणिज्यिक, औद्योगिक, व्यापारिक, बैंकिंग, निवेश और ऐसे अन्य संबंधित विवादों के उचित और कुशल निपटान के लिए कानूनी मंच प्रदान करती है। सार्क और ख़ासतौर पर जब इसके महत्व की बात आती है तो हमें ये देखना होगा कि सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के लगभग
3% है। विश्व की कुल आबादी के 21% लोग सार्क देशों में रहते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी 3.8 अर्थात लगभग 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के साथ साथ ही महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्रों में से भी एक है। सार्क देशों में परंपरा, परिधान, भोजन और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलू लगभग समान हैं, जो उनके कार्यों में तालमेल या सहयोग स्थापित करने में लाभदायक हैं। साथ ही सार्क के जो सदस्य देश हैं उनमें समान समस्याएं और मुद्दे भी विद्यमान हैं, जैसे गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक संघर्ष, औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ापन, निम्न जीडीपी और निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति का होना। अतः विकास के सामान्य क्षेत्रों का निर्माण कर और विकास प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान करके वे अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। जब हम सार्क की उपलब्धियों पर बात करते हैं तो पहली उपलब्धि मुक्त व्यापार क्षेत्र का होना है। वैश्विक क्षेत्र में सार्क तुलनात्मक रूप से एक नया संगठन ही है, फिर भी सार्क के सदस्य देशों ने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड एरिया स्थापित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके आंतरिक व्यापार में वृद्धि होगी और कुछ देशों के व्यापार अंतराल में तुलनात्मक रूप से कमी आएगी। साप्टा साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट वर्ष 1995 में सार्क के सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए भी किया गया था। साथ ही सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस सेवा उदारीकरण के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए सकारात्मक सूची दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय और पाकिस्तान में फूड बैंक एवं एक ऊर्जा भंडार की स्थापना भी सार्क के अंतर्गत की गई है। जहाँ तक भारत के लिए सार्क के महत्व की बात है तो इसमें सभी भारत के पड़ोसी देशों को सम्मिलित किया गया है, जो भारत के पहले पड़ोस देशों को प्रमुखता देने की नीति के अनुकूल है। दूसरा, सार्क का भारत के लिए भू रणनीतिक महत्व भी है। यह विकास प्रक्रिया और आर्थिक सहयोग में नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका को आकर्षित करने चीन के वन बेल्ट और वन रोड कार्यक्रम का विरोध भी कर सकता है। तीसरा महत्व क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर है। सार्क के इन क्षेत्रों के बीच आपसी विश्वास और शांति स्थापना में सार्क अवश्य सहयोग कर सकता है। वैश्विक नेतृत्व में भी सार्क अपनी पहचान रखता है। यह भारत को अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेकर क्षेत्र में अपने नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। साथ ही भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके एक गेम चेंजर के रूप में भी ये कार्य करता है। दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ लिंक करके मुख्य रूप से सेवा के क्षेत्र में भारत के लिए आर्थिक एकीकरण और समृद्धि को इस तरह आगे भी लाया जा सकता है। हालांकि सार्क के इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने और इसके लिए और अधिक महत्वपूर्ण बनने की बहुत सारी चुनौतियां भी सामने हैं, जैसे बैठकों की कमी का होना, सार्क के सदस्य देशों के बीच अधिक अनुबंध किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही सम्मेलन के अतिरिक्त इन सदस्य देशों के द्विपक्षीय सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से कराने की आवश्यकता है। समन्वय क्षेत्र इसका क्योंकि व्यापक है, यह ऊर्जा और संसाधनों में परिवर्तन का नेतृत्व भी करता है। साफ्टा हमने किया है, पर साफ्टा की भी सार्क में सीमाएं हैं। साफ्टा का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है और मुक्त व्यापार समझौता सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक ही सीमित रहा। और सबसे अधिक जो चुनौती सार्क के मामले में सामने आई है वो भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में मध्य जो तनाव और संघर्ष ने सार्क की क्षमताओं को कम ही किया है। सार्क की भविष्य आगे की राह पर बात करें या इसके क्या नए क्षेत्र हो सकते हैं, तो ये एक ऐसे क्षेत्र के रूप में जहां चीनी निवेश और ऋण तेजी से बढ़ा है। सार्क विकास के हेतु और अधिक स्थायी विकल्प प्रस्तुत करने के साथ ही व्यापार शुल्कों का विरोध कर सकता है। इसके अलावा ये दुनिया भर में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बेहतर शर्तों की मांग करते हुए काम मंच की भूमिका निभा सकता है। सार्क एक ऐसा संगठन है जो ऐतिहासिक और समकालीन रूप से दक्षिण एशियाई देशों की पहचान को दिखाता है। ये प्राकृतिक रूप से बनी एक भौगोलिक पहचान है। यहाँ की संस्कृति, भाषा, धार्मिक संबंध समान रूप से दक्षिण एशिया को परिभाषित करते हैं। आवश्यकता है कि यहाँ के सभी सदस्य देशों के द्वारा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संगठन की क्षमताओं को अधिक से अधिक अन्वेषण किया जाना चाहिए। साथ ही
सार्क को स्वाभाविक रूप से प्रगति करने की अनुमति दी जानी चाहिए। दक्षिण एशिया के लोगों, जो कि विश्व की जनसंख्या का 1/4 हिस्सा है, को अधिक लोगों के संपर्क स्थापित करने की भी कोशिश की जानी चाहिए। इस प्रकार यदि सार्क के सम्मुख जो चुनौतियां हैं उनका समाधान कर लिया जाए, द्विपक्षीय संबंधों को भी बेहतर कर लिया जाए, तो स्वाभाविक रूप से सार्क एक महत्वपूर्ण और उपयोगी मंच के रूप में दक्षिण एशियाई देशों को लाभ प्रदान कर सकता है। धन्यवाद।